हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए GS आता है। उन सभी एग्जाम के लिए आज का वीडियो जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जादू की पुड़िया के लिए। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा वीडियो देखिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तो मतलब कुचालक जिससे ऊष्मा नहीं प्रवाहित होगी। तो सबसे ज़्यादा कौन कुचालक है? तो जो पारा है वह ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि चांदी, तांबा आदि। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहा जाता है, जैसे कि कांच, रबड़ और प्लास्टिक। अतः स्पष्ट है कि ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक शीशा या कांच होता है। हालांकि आयोग ने इसको पारा माना है। लेंस की क्षमता मापी जाती है। जो लेंस होते हैं उसकी क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर, जिससे का प्रतीक D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि F को मीटर में व्यक्त किया जाए तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होगा 1m-1। इस प्रकार से लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहा जाता है या कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। उत्तर लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और जो अवतल लेंस होता है उसके लिए ऋणात्मक होता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती। तो ये किसके कारण होता है? इसमें तो एक ही दिया है, बी कहाँ पर गया? क्योंकि इसमें क्या होता है? चलन द्वारा, कंडक्शन होता है, और क्या होता है? और संवहन एवं विकिरण द्वारा। जो थर्मस फ्लास्क होते हैं इसमें लंबे समय तक तरल गर्म एवं ठंडा रहता है क्योंकि फ्लास्क में रुद्धोष्म प्रकरण के कारण ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता, अर्थात चलन, संवहन एवं विकिरण द्वारा ऊष्मा की कोई भी हानि या प्राप्ति नहीं होती। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है? तो इसका उल्लेख किया जाता है ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख किया जाता है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। ताप अपघटन, पायरोलिसिस, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक पदार्थों को विघटित किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन नहीं है और जो हमारे रासायनिक पदार्थ हैं उनको विघटित किया जाता है। प्लाज्मा गैसीकरण एक उच्च तापीय अभिक्रिया होती है। जो प्लाज्मा गैसीकरण है यह क्या है? एक उच्च तापीय अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत प्लाज्मा का उपयोग करके ऑर्गेनिक पदार्थों को हम संश्लेषित गैस जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक प्लाज्मा लेते हैं, उसका प्रयोग करके जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उनको हम संश्लेषित गैस जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के तहत मीथेन, मेथेनॉल, इथेनॉल और सिंथेटिक ईंधन आदि का उत्पादन अपशिष्ट पदार्थों से किया जाता है। प्लाज्मा गैसीकरण एवं ताप अपघटन का उल्लेख अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में किया जाता है। ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण के द्वारा अपशिष्टों का पुनर्चक्रण करके स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? जो मेघाच्छादित रात होती हैं उसमें ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? तो इसका कारण क्या होता है? पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देता है। जो पृथ्वी का विकिरण है उसको बादल क्या कर देता है? वापस परावर्तित कर देता है। इस कारण से उस दिन ओस नहीं बनती। दिन के समय पृथ्वी का तापमान अधिक होता है, फलस्वरूप जल का बाष्पीकरण हो जाता है। रात के समय पृथ्वी से ऊष्मा का विकिरण होता है और यदि आकाश स्वच्छ होता है तो वह विकिरण ऊष्मा वातावरण में निक्षेपित हो जाती है और पृथ्वी ठंडी हो जाती है। पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण वायुमंडल में व्याप्त जल वाष्प का संघनन हो जाता है। फलस्वरूप ये ओस की बूंदों के रूप में निरूपित हो जाती हैं। जब आकाश में बादल होते हैं तो ये पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा को पुनः पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती हैं। फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान इतना कम नहीं हो पाता जिससे कि जल वाष्पन का संघनन हो सके। फलस्वरूप क्या होता है? ओस की बूंदों का निर्माण नहीं हो पाता।
50 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो इसका होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट बनता है, जबकि जो 50 सेंटीग्रेड है उसको हम 122 फ़ारेनहाइट देखेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, वहाँ पे इसका मान रखेंगे और वो चेंज हो जाएगी। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होगा? तो 160 डिग्री सेल्सियस पर। 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो ये होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा। केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 310 डिग्री केल्विन। तो केल्विन मापन में मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? 310 होता है। मानव के शरीर का तापमान सामान्य केल्विन में 310.15 डिग्री केल्विन होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है, और सेल्सियस में यह 37 डिग्री होता है, और र्यूमर स्केल में यह 29.6 डिग्री होता है। र्यूमर तो 29.6, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 310.15 डिग्री सेल्सियस। मोटर कार में शीतलन तंत्र जो रेडिएटर होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह केवल संवाहन क्रिया पर कार्य करते हैं। मोटर कार में रेडिएटर अर्थात शीतलन तंत्र संवाहन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। संवाहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण में जो धाराएं बहती हैं इनसे संवाहन धारा कहा जाता है। इन संवाहन धाराएं वाटर पंप के माध्यम से इंजन तक पहुंचकर उसे ठंडा करती रहती हैं। धातुओं से निर्मित मोटर कार का शीतलन तंत्र अत्यधिक गर्म होने के पश्चात ऊष्मा का विकिरण द्वारा उत्सर्जन भी करता है। धातुओं से निर्मित जो मोटर कार होती है उसका शीतलन तंत्र अत्यधिक गर्म होने के पश्चात ऊष्मा का विकिरण द्वारा उत्सर्जन भी करता है। निम्नलिखित युक्ति में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे रेडिएटर होते हैं इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो पहले आता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। तो ये गलत है, ऐसा तो नहीं होता। कैसे हो जाएगी? अलग अलग होगी दोनों की ऊष्मा। बर्फ का गलन गुप्त ऊष्मा और जल का बाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है? नहीं। वातानुकूलन के कक्ष में जो ऐसे वगैरह होते हैं, एयर कंडीशन वगैरह होते हैं, उसमें कक्ष में वायु से बाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कासन होता है तथा द्रवित कुंडलियों से ऊष्मा का निरसन होता है। तो ये सही है कि जो हमारे वातानुकूलन के कक्ष होते हैं उसमें वायु से बाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कासन होता है, और जो द्रवित कुंडली होती है उससे ऊष्मा का निरसन होता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। कोई नियत ताप है, वहाँ पर जो पदार्थ की अवस्था है उसमें यदि कोई परिवर्तन होता है उसके लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। Q = होता है ml। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, और जल के लिए बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो बर्फ़ है, यदि वह गल रहा है तो उसके लिए गुप्त ऊष्मा लगेगी 80 कैलोरी पर ग्राम, और जल है उसका यदि बाष्पन हो रहा है तो हमें ऊष्मा लगेगी 540 कैलोरी पर ग्राम। 100 डिग्री सेल्सियस की जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलना ज़्यादा अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। एक वातानुकूलन के कक्ष में वायु से बाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निरसन होता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले घटेगा उसका आयतन, फिर बढ़ता है। जल का सर्वाधिक घनत्व
4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल को गर्म करने पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन घटता है और घनत्व एवं बढ़ता है। पहले आयतन घट जाता है और उसका जो घनत्व है वह बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का आयतन बढ़ने लगता है और जो उसका घनत्व है वह कम होने लगता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमानों में एक ही होगा? तो ये होगा -40 डिग्री पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक ही होगा तापमान। तो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमानों के पाठ्यक्रम एक समान होंगे। सेल्सियस पैमाने में निम्न नियत बिंदु 0 से उच्च नियत बिंदु 100 तक के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटकर तापक्रम मापा जाता है। जबकि जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसमें जो निम्न नियत बिंदु होता है उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं जो उच्च नियत बिंदु होता है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानकर उसके बीच के अंतराल को 180 बराबर भागों में बांटकर तापमान को मापा जाता है। सेल्सियस में दिए गए तापमान को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए निम्नलिखित पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या है हमारा? C/100 इज इक्वल टू F - 32/180 इज इक्वल टू R/80। ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम उसका मान रख देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट का और उसे डिग्री या सेल्सियस फ़ारेनहाइट रूम में सब निकाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जब अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अधिक दाब होगा तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायुमंडल में पानी के उबालते बिंदु का क्वथनांक को प्रभावित करता है और वायुमंडल में परिवर्तन होने पर जो उबाल बिंदु या क्वथनांक है एवं ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। अधिक वायु दाब होने के कारण क्वथनांक एवं ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है। अधिक वायु दाब होने के कारण क्वथनांक एवं ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, जबकि निम्न वायु दाब की दिशा में उबाल बिंदु क्वथनांक एवं ऊष्मा की मात्रा घट जाती है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक कुकर में बढ़ जाता है इसलिए। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अब आते हैं कथन और कारण। यदि फ्रीज़र पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो ये सही है। दूसरा, बर्फ़ एक दुर्लभ चालक होता है, तो इसका कारण भी सही है। रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में बर्फ़ जमा होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होता है क्योंकि बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होता है। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त जो नमी अवशोषित कर लेता है और जो ज़्यादा नमी होती है उसको अवशोषित कर लेता है। तो नमी बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देने पर वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसके अतिरिक्त नमी को वह अवशोषित कर लेते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो किस तापमान पर सूखेंगे? तो 20 डिग्री आर्द्रता होगी और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान। कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में तापमान अधिक होता है, आर्द्रता कम होती है। कपड़े सूखने के लिए आदर्श स्थिति होती है 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या होगा? तो हमें इसमें 4 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। रेफ्रिजरेटर में वाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे के एक वाष्पक कुंडली के द्रव फ्रियोन भरी होती है, जिसमें क्या भरी होती है? द्रव फ्रियोन भरी होती है जो कि बाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान बहुत कम होता है जिससे पदार्थों में किण्वन की क्रिया संभव नहीं हो पाती, अतः इसमें रखा जाने वाला जो खाद्य पदार्थ है वह खराब नहीं होता। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? जो थर्मोस्टेट है उसका प्रयोग होता है तापमान को स्थिर रखना।
थर्मोस्टेट ऊष्मातापी किसी यंत्र के तापमान को स्थिर बनाए रखने का उपकरण होता है ताकि यंत्र का तापमान एक वांछित निश्चित बिंदु के आसपास बना रहे। थर्मोस्टेट यह कार्य तापक और शीतलक उपकरणों को आवश्यकता अनुसार चालू या बंद करके करता है। सही तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा हस्तांतरण द्रव के प्रवाह को आवश्यकता अनुसार नियमित करते रहता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो कि किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट संबंधित है तो थर्मोस्टेट है वह किससे संबंधित है तो वह तापक्रम से संबंधित है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले जो सारी ऊष्मा होती है उसको परावर्तित कर देती है। पहले ही सही है। हल्के कपड़े अर्थात सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के परावर्तक होते हैं। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं जिससे वे क्या होते हैं लाभदायक होते हैं। जबकि गहरे रंग के कपड़े होते हैं वह ऊष्मा के अवशोषक होते हैं। अतः गर्मियों में हल्के या फिर और जाड़े ठंडों के समय में सर्दियों के समय गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वह प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देगा। यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ है कि वह ऊर्जा प्रकाश को परावर्तित कर देगा। इसलिए गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनने की वरीयता दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित होते हैं, तो ये सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों ही आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो आर्द्रता को क्यों नियंत्रित करेंगे? तो दोनों गलत हैं, मतलब ये वाला गलत है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है लेकिन जो एयर कूलर होता है वह आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। मतलब एयर कंडीशनर तो आर्द्रता नियंत्रित कर लेगा लेकिन जो कूलर होता है वह आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। दोनों ही वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। एयर कंडीशनर आर्द्रता एवं तापमान नियंत्रित करता है जबकि जो एयर कूलर होता है वह सिर्फ तापक्रम को नियंत्रित करता है। वातानुकूलन प्रशीतलन के सिद्धांत पर कार्य करने वाले विद्युत चलित उपकरण है जिसमें तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रित की जाती है। इससे कमरे का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वायु की आर्द्रता 60 से 70% तक कर ली जाती है। यह संयोजन मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। एयर कूलर कमरे के तापमान को नियंत्रित करता है और जो एयर कूलर संपीड़ित वायु को कमरे में प्रवाहित करके कमरे के तापमान को नियंत्रित करने में कार्य करता है। कमरे में लगा होने वाला जो वातानुकूलन नियंत्रक है वह किसको नियंत्रित करता है? तो वह आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक कमरे में आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। झील की ऊपरी सतह का तापक्रम बाहर की ठंडी हवा एवं वातावरण के संपर्क में रहने के कारण गिरता जाता है। फलतः ऊपरी सतह का जल घनत्व बढ़ जाने के कारण नीचे चला जाता है और नीचे सतह का जल ऊपर आ जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जल का तापक्रम 4 डिग्री ना हो जाए। इस तापक्रम पर जल का घनत्व अधिक होता है। धीरे धीरे से जल का अधिक घनत्व वाला जल बर्फ बनकर झील की ऊपरी सतह पर आ जम जाता है जबकि जो इस बर्फ की सतह के नीचे का जल होता है उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है जहाँ पर जलीय जीव जीवित रहते हैं। कथन और कारण। ऊन वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं? हमें गर्म रखते हैं। तो कारण क्या है? तो ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नहीं, दोनों सही तो हैं लेकिन शायद सही कारण नहीं बता रहे। ऑप्शन है बी क्या है? ए और आर कथन कारण दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना। तो क्यों नहीं कर रहा है? तो ऊन क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन से निर्मित होता है, सही है। इसमें रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊनी वस्त्रों में रेशे के में जो मौजूद हवा होती है उसके कारण जो गर्म ऊष्मा होती है वह बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हवा होती है वह ऊष्मा का कुचालक होती है।
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा? तो क्या परिवर्तन होगा? उसका आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। क्योंकि घनत्व आयतन के विकर्णानुपाती होता है, इसलिए 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने के कारण आयतन घटता जाएगा, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और आयतन में वृद्धि हो जाएगी। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने रख दिया जाता है तो बोतल फूट जाती है। क्यों फूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल फूट जाती है, क्योंकि जमने पर उसका आयतन बर्फ है वह बढ़ जाता है, जिससे कि बर्फ अधिक स्थान की आवश्यकता होती है और बोतल टूट जाती है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो गर्मी और आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। अत्यधिक आर्द्रता गर्मी के मौसम में मनुष्य को परेशान इसलिए करती है क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर से निकला हुआ पसीना आर्द्र हवा के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम में ही हमें ठंडक का अनुभव होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोधक कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। गर्मी के समय में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। शीशे की छड़ जब भाप पर रखी जाती है तो उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई व्यास में भी अल्पत वृद्धि हो जाती है। शीशे की छड़ की लंबाई एवं चौड़ाई में वाष्प के कारण होने वाली वृद्धि को शीशे का ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? तो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप द्वारा उत्पन्न जलन है उसी पानी या ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक होगी, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, उसमें ज़्यादा गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए वह ज़्यादा हानिकारक होती है। भाप में उबले हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर 5400 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि भाप से जलना अधिक गंभीर होता है। यही कारण है कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होगी। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले पानी से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वलक पैदा होगी? तो सबसे ज़्यादा जलेगा भाप से स्टीम। उबलते जल की अपेक्षा भाप अधिक गंभीर जलन पैदा करता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल पर केजी होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा उत्तम चालक है? तो सबसे उत्तम चालक है पारा। पारा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। पारे के इसी गुण के कारण पारे का प्रयोग तापमापियों में किया जाता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है, परंतु यह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतरण के कारण ही स्थानांतरित हो पाती है। तापांतर के कारण ही स्थानांतरित हो पाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है ऊर्जा के सिद्धांत पर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यक्त होती है। पहला, निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करके, जिससे कि निकाय का तापमान बढ़ जाता है, और दूसरा होता है बाह्य कार्य करने में। यह नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसमें डेल्टा Q = डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, डेल्टा W निकाय द्वारा बाह्य ऊर्जा का कार्य करता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटता है।
जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है एवं जब बर्फ़ जमती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, तो ये सही है। बर्फ़ पिघलने के लिए पेय में गुप्त ऊष्मा लेता है और उसे ठंडा कर देता है। तो दोनों ही सही हैं और कारण कथन सही बता रहा है। बर्फ़ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा कर बना देता है क्योंकि बर्फ़ पिघलने के लिए पेय पदार्थ से गुप्त ऊष्मा लेता है और उसे ठंडा कर देता है, ये ठंडा हो जाता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। यदि किसी लोहे की गेंद को गर्म करते हैं तो उसमें वृद्धि होगी, किसमें? आयतन में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। ऊष्मीय प्रसार सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके घनत्व में कमी आती है, अर्थात गर्म करने पर ठोस वस्तुएं फैलती हैं, उनकी आयतन में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि होती है। यदि एक लोहे की गेंद है, उसको गर्म किया जाता है तो ऊष्मीय प्रसार के कारण उसके आयतन में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी और हवा से होने वाली विकिरण को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकता है, जिससे गर्मी ऊपर नहीं जा पाती। पृथ्वी अपने धरातल की ऊष्मीय विकिरण द्वारा निष्कासित करती है, परंतु जब बादल होते हैं तो यह ऊष्मा बादलों द्वारा परावर्तित होकर पुनः वापस पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे रातें गर्म होती हैं। जब आकाश स्वच्छ रहता है तो धरातल की ऊष्मा आकाश में विलीन हो जाती है और रातें कम गर्म होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संवेद वाष्पन से संबंधित है? तो संवेद वाष्पन से संबंधित है हमारी ऊष्मा शोषक क्रियाएं। संवेद वाष्पन क्रिया का संबंध ऊष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। गर्मी के दिनों में जब हम पंखे के सामने आते हैं तो पंखे से आने वाली हवा हमारे शरीर से पसीना का तेजी से वाष्पन करती है। वाष्पन की इस क्रिया के दौरान पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक और ऊष्मा कम होती है तो शरीर का पसीना नहीं सूखता। इसके विपरीत जब आर्द्रता कम और ऊष्मा अधिक होती है तो पसीना सूख जाता है। जब वैद्युत की ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? जब वैद्युत ऊर्जा है वह गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की हानि नहीं होती। जब वैद्युत की ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के तहत होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊष्मा या ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके संरक्षित किया जा सकता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि यह किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है ना। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसके विपरीत जो लकड़ी होती है वह ऊष्मा की कुचालक होती है। प्रातःकाल में चूंकि मौसम ठंडा होता है और ठंड के कारण लोहा ऊष्मा का सुचालक होने के कारण ऊष्मा का निष्कासन कर बहुत ठंडा हो जाता है और लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ऊष्मा का निष्कासन करके ठंडी होती है क्योंकि ऊष्मा का संचरण नहीं करती। यही कारण है कि लोहे को छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर क्या होगा? तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप अंततः कमरे का टेम्परेचर है वह गर्म हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अतः कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को थोड़ा सा और गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य कौन करता है? तो एक समान ताप को बनाए रखने का। थर्मोस्टेट का कार्य किसी प्रणाली में एक सामान्य तापमान को बनाए रखने का कार्य होता है। अतः रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग तापमान का स्तर एक समान बनाए रखने में ही किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को हम ठंडा कैसे कर सकते हैं? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने पर
ठंडा कर सकते हैं। कमरे को उसमें संपीड़ित गैस प्रवाहित करके ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैसें ही प्रयुक्त होती हैं जिससे कि किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पर होता है? तो ये होता है बाष्पन शीतलन के कारण। डेजर्ट कूलर पानी के बाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। डेजर्ट कूलर में लगे मोटर की सहायता से पाइप द्वारा डेजर्ट कूलर में लगी खस को पानी के द्वारा भिगोया जाता है जिससे उसके आसपास का तापमान आर्द्रता के कारण कम हो जाता है। कूलर कमरे को ठंडा कर देता है। थर्मस बोतल और पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, तो उस पर रजत परत होती है या सिल्वर लेयर होती है। थर्मस बोतल की बनावट इस प्रकार की होती है कि ऊष्मा के संचरण की चलन संवाहन विकिरण क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप थर्मस के अंदर उपस्थित द्रव काफ़ी समय बाद भी उसी ताप में बना रहता है। इसी अवस्था में वह बोतल में रखा जाता है। थर्मस की बोतलों की दीवारों पर रजत या चांदी की परत लगाई जाती है। परम शून्य ताप क्या होता है? तो ऐसा ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभाव्य तापमान होता है। वह तापमान जिस पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से वह न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन होता है, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो कितना होता है -150 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उसे क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। इस तापमान का उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं और उपायों के अध्ययन को क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के तहत किया जाता है। अति निम्न ताप पर भरे ईंधन की सहजता से उपयोग कर लेने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाने पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए होती है 720 कैलोरी की। तो गलन की ऊष्मा जो गुप्त ऊष्मा है वह 80 कैलोरी प्रति ग्राम होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ से जल में परिवर्तित हेतु आवश्यक ऊष्मा होगी 80 कैलोरी। जल का ताप 0 डिग्री से हम 100 डिग्री तक ले जाएंगे तो हमें कैलोरी की आवश्यकता होगी 100 कैलोरी की। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप से बाष्प में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी हमें 540 कैलोरी, और इस प्रकार से पूरी ऊष्मा हमें कितनी हो जाएगी 720 कैलोरी आवश्यक होगी। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट से अधिक समय उसमें लगेगा। एक चाय के प्याले में चाय को यदि हम 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में 1 मिनट से अधिक का समय लगेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले आता है जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व होगा 277 केल्विन। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो ये होगा 233 केल्विन। जल का क्वथनांक 373 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन और
40 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा 233 केल्विन। संवाहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, तो संवाहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है द्रव में और गैसों में। ऊष्मा के संचरण की 3 अवस्थाएं होती हैं, चलन, संवाहन और विकिरण। ठोसों और पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चलन माध्यम में होता है। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवाहन के द्वारा होता है, जबकि विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से चलती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है। अब आते हैं कथन और कारण। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, तो ये सही है पहला। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, तो ये भी सही है। कारण और कथन दोनों ही सही हैं। हल्के रंग कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। इस प्रकार कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सह स्पष्टीकरण करता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण क्षमता भी बढ़ जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वायु में किसी निश्चित समय पर जल वाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उससे नमी या आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी। तांबे के एक टुकड़े को और कांच के एक टुकड़े को एक साथ एक तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े से अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होगा। क्योंकि कारण क्या है, तो तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है। नहीं, हाँ है तो, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रही है ना। तो यद्यपि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, किंतु तांबे का अधिक गर्म प्रतीत होने का कारण उसमें ऊष्मा चालकता का अधिक होना है। अतः कथन कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता? तो जो विकिरण होता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण के लिए ऊर्जा संचरण का एक ऐसा प्रकार होता है विकिरण जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संवाहन चलन विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए धातु के गोलक एवं धातु वलय के चित्र पर ध्यान दीजिए। तो गोलक और ये वलय है। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा, तो गोलक निकल सकता है, क्योंकि तापन से प्रसारण के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगा। किसी धातु को गर्म करके वह फैल जाती है तथा तापन से उसका प्रसार हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ भीतरी व्यास में वृद्धि होती है और इसको गर्म करने पर गोलक निकल सकता है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।